नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी गुजरात के जामनगर शहर के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम प्रमोद है। प्रमोद पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो चलिए अब ये कहानी प्रमोद के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है और मैं गुजरात के जामनगर शहर के पास में मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो मेरे जीवन में घटी एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी है जिस घटना के ऊपर आज तक भी मैं विश्वास नहीं कर पाया हूं। हालांकि वो सारी चीजें मेरे साथ हकीकत में हुई थी, लेकिन आज जब कभी भी मैं उन सब चीजों के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में बस यही आता है कि आखिर मैंने उस रात उन सब चीजों का सामना कैसे कर लिया था। आज भी जब मैं उस बारे में याद करता हूं तो मुझे ये लगता ही नहीं है कि उन सब चीजों का सामना मैंने अपने बलबूते पर किया था। और हो सकता है शायद मेरी ये बात सही भी हो। जिस वक्त मेरे साथ वो सब कुछ हुआ था उस वक्त शायद कोई ऐसी अदृश्य शक्ति मेरे साथ रही हो जिसकी वजह से उस रात मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया, वरना उसने तो मुझे मौत के घाट उतारने की पूरी तैयारी कर ली थी। अब किसने मुझे मौत के घाट उतारने की तैयारी कर ली थी और आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मुझे ये लगा कि आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो चलिए इन सब के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आज तो मैं पेशे से बिल्कुल ट्रक ड्राइवर बन चुका हूँ, लेकिन ये कहानी उस वक्त की है जब मैं एक ट्रक ड्राइवर नहीं हुआ करता था। मेरे कहने का मतलब है कि उस टाइम पर मैंने ट्रक चलाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं फुल टाइम ट्रक नहीं चलाया करता था, बल्कि जिस वक्त मेरे साथ वो भयानक हादसा हुआ था उस वक्त मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था और मैं अपनी पढ़ाई ही कर रहा था। लेकिन मेरी कुछ ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई के साथ साथ ट्रक चलाने का काम भी करना पड़ता था। दरअसल आज से 13 साल पहले जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तो उस वक्त अचानक से ही हार्ट अटैक आने की वजह से मेरे पापा का देहांत हो जाता है। अब पापा के गुजर जाने के बाद उनका जो ट्रक था उसकी सारी जिम्मेदारी उनके छोटे भाई यानी कि मेरे चाचा के ऊपर आ गई थी। लेकिन चाचा के पास भी उनका खुद का एक ट्रक था और उसके पीछे की वजह यह थी कि हमारे गांव से थोड़ी ही दूर जामनगर शहर के बगल में एक बड़ी सी फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में मेरे चाचा और पापा ने अपने अपने ट्रक को काम पर लगा रखा था। आसपास के गांवों में जिन भी लोगों के पास चाहे ट्रक हो या फिर कोई भी दूसरा माल ढोने वाला साधन हो, वो सारे के सारे उसी फैक्ट्री में काम पर लगे हुए थे। शुरू में सबसे पहले मेरे पापा ने अपना खुद का ट्रक खरीदा था। उसके बाद जब मेरे चाचा उनके साथ खलासी के रूप में काम पर जाने लगे और धीरे धीरे जब उन्होंने भी ट्रक चलाना सीख लिया तो फिर उन दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक दूसरा ट्रक भी खरीद लिया था जिसको मेरे चाचा चलाने लगे थे। जब तक मेरे पापा और चाचा थे तब तक हमारा घर बड़े ही खुशहाली से चल रहा था। हमारी जो फैमिली थी वो एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें मेरी और मेरे चाचा जी की फैमिली एक साथ रहती थी। लेकिन फिर अचानक से ही पापा के चले जाने के बाद घर में थोड़ा अजीब सा माहौल बन गया था। हालांकि जिस वक्त पापा हम सब लोगों को छोड़कर गए थे उस वक्त तो मेरे चाचा ने कुछ दिनों तक पापा वाले ट्रक पर किसी दूसरे ड्राइवर को रख लिया था। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दूसरा ड्राइवर कभी भी ठीक तरीके से काम नहीं करता है, इसीलिए मैं खुद से ही मेरे चाचा जी के साथ उनके वाले ट्रक पर जाने लगा था। हालांकि शुरू में मैं खलासी के रूप में ही उनके साथ जाता था, क्योंकि जब मैं उनके साथ जाता था तो मुझे काम करने के थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे जिनसे मैं अपनी पढ़ाई का और खुद का खर्चा निकाल लिया करता था। लेकिन फिर उनके साथ जाते जाते ही धीरे धीरे मैंने ट्रक चलाना भी सीख लिया था और जब मुझे अच्छी तरीके से ट्रक चलाना आ गया तो मैं जब भी उनके साथ जाता था तो आधे रास्ते में वो ट्रक चलाया करते थे और आधे रास्ते में मैं ट्रक चलाता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ही जब चाचा जी घर पर आए हुए थे तो फिसलकर गिरने की वजह से उनका एक पैर टूट गया था और जिस शाम को उनका पैर टूटा था
उसी शाम को उनके ट्रक में जो माल भरा हुआ था, उनको उसे लेकर यूपी की एक फैक्ट्री में पहुंचना था। लेकिन जाने से पहले वो घर पर सिर्फ अपने कपड़े लेने के लिए आए थे। पर तभी घर पर ही पैर फिसलकर गिरने की वजह से उनका पैर टूट गया, और पैर टूटने की वजह से अब वो किसी भी हालत में ट्रक को चलाकर नहीं ले जा सकते थे। अब ड्राइवर की कमी के कारण पहले से ही मेरे पापा वाला जो ट्रक था वो हमारे घर पर खड़ा हुआ था, और ऐसे में अगर जब तक चाचा जी ठीक नहीं होते तब तक उनका जो ट्रक था वो भी घर पर खड़ा रहता, तो हमारी तो बिल्कुल ही कमाई बंद हो जाती और थोड़े ही दिनों में हम लोग खर्चे के लिए भी दुखी हो जाते। इसीलिए उस शाम को जब मैं मेरे चाचा जी को अस्पताल में लेकर गया और जब उनके पैर पर प्लास्टर हो गया था, तो उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि आज तुझे अकेले को ही ट्रक लेकर जाना होगा, क्योंकि आज की माल की जो डिलीवरी है वो बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि किसी भी हालत में ये माल उस जगह पर पहुंचने में लेट नहीं होना चाहिए, और अगर आज हम इस ट्रक को लेकर नहीं गए तो इतने दिनों से जो उस फैक्ट्री से हमारा काम चला आ रहा है, तो वो टाइम पर काम ना करने की वजह से हमारे ट्रक को फैक्ट्री हटा देंगे, और अगर एक बार हमारा ट्रक उस फैक्ट्री से हटा दिया गया तो फिर हमारी उतनी कमाई नहीं हो पाएगी जितनी उस फैक्ट्री में होती है। अब जब चाचा जी ने मुझे बार बार वो चीज़ समझाई कि वो जो माल है उसको आज की आज ही पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि ठीक है, आप मेरे लिए किसी खलासी का या फिर मेरे साथ जाने वाले किसी दूसरे ड्राइवर का इंतज़ाम कर दो, क्योंकि मैं खुद से अकेले से तो इतनी दूर तक ट्रक नहीं चला पाऊंगा। तो मेरे ऐसा कहते ही वो मुझसे कहते हैं कि अगर किसी दूसरे ड्राइवर का इंतज़ाम हो पाता तो मैं तुझे कभी भी अकेले जाने के लिए नहीं कहता, लेकिन इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ही मैं तुझसे कह रहा हूं। अब उनके मुंह से अकेले इतने लंबे सफर तक ट्रक चलाकर लेकर जाने की बात सुनकर ही मेरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि मैंने कभी भी 100 से 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ट्रक नहीं चलाया था, लेकिन उस दिन तो पूरे 400 किलोमीटर ट्रक चलाने की बात थी। तो ऐसे में मैं उस चीज की वजह से काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज नहीं तो फिर आगे कभी ना कभी तो लंबा सफर तय करना ही है, तो क्यों ना उसकी शुरुआत मैं आज से ही कर देता हूं। इसीलिए अपने मन में हिम्मत करके मैं मेरे चाचा जी से कह देता हूं कि ठीक है, मैं अभी थोड़ी ही देर में ट्रक को लेकर निकल जाता हूं। अब उस वक्त मैंने उनसे ये बात कह तो दी थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर भी बैठ गया था कि कहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान किसी चीज को लेकर डरता है तो उस चीज में गड़बड़ जरूर होती है, और शायद वैसा ही कुछ उस रात मेरे साथ भी होने वाला था। अब मैं चाचा जी को अस्पताल से वापस घर पर छोड़ने के बाद उनसे ट्रक की चाबी लेकर जहां ट्रक खड़ा हुआ था वहां जाता हूं, और वहां से उसको स्टार्ट करके जिस जगह पर उस माल को पहुंचाना था उस जगह के लिए निकल जाता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको कहानी में पहले बताया कि उस जगह तक पहुंचने के लिए एक तरफ का जो सफर था वो 400 किलोमीटर था, और आने जाने का दोनों तरफ का सफर 800 किलोमीटर का होने वाला था। इसीलिए मैंने घर से निकलते वक्त अपना जरूरत का पूरा सामान अपने साथ ले लिया था। सामान लेने के बाद जैसे ही मैं ट्रक को स्टार्ट करके वहां से निकला तो शुरुआत में तो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे मैं उस फैक्ट्री वाले इलाके से निकलकर हाईवे से होते हुए आगे की तरफ आने लगा तो लगभग 70 से 80 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मैं उसी जंगलनुमा इलाके में पहुंच जाता हूं, जिस इलाके से होकर हर बार मैं अपने पापा के साथ और चाचा के साथ जाया करता था। यानी कि जंगल के बगल से होकर जो हाईवे गुजरता था, उस हाईवे से पहले ही हम लोग हमेशा अपने ट्रक को नीचे की तरफ उतार लिया करते थे, क्योंकि वो हाईवे काफी दूर तक आगे एक दूसरे शहर में जाकर फिर से वापस घूम कर आता था। लेकिन उस जंगल की शुरुआत जिस जगह से होती थी उसी जगह से उस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से होकर एक सड़क गुजरती थी। हालांकि वो बिल्कुल घना जंगल भी नहीं था, आप सिर्फ उसको जंगल समझ सकते हो, लेकिन उसमें बीच बीच में कई छोटे छोटे गांव भी आते थे, जिनकी वजह से उस रास्ते से सफर करने में इतना ज्यादा डर नहीं लगता था, क्योंकि जैसे ही किसी भी गांव से 5 किलोमीटर का सफर तय होता था तो फिर से कोई दूसरा गांव आ जाता था। इसके साथ ही सड़क के दोनों तरफ ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल घने लंबे लंबे पेड़ थे, बल्कि एक तरफ थोड़ा जंगली झाड़ियों वाला इलाका रहता था तो दूसरी तरफ खेती करने वाले मैदान रहते थे, जिनमें फसल के टाइम पर फसल उगी रहती थी, क्योंकि वो जो जमीन थी वो उस सड़क पर जो गांव आते थे उन गांव वालों की ही होती थी। दिन के वक्त तो जब कभी हम लोगों उस सड़क से गुजरते थे
तो अक्सर वो गांव वाले उन खेतों में काम करते हुए हमें दिखाई देते थे। लेकिन अब क्योंकि मैं तो उस दिन रात के लगभग 10 बजे के आसपास में अपने ट्रक को लेकर वहां से निकला था और उस सुनसान सड़क तक पहुंचने में मुझे लगभग 2 घंटे का टाइम लग गया था। इसी वजह से जब मैं उस जगह पर पहुंचा था तो उस वक्त तक रात के 12 बज चुके थे। लेकिन मैंने अपने चाचा जी के साथ कई बार पूरी रात सफर तय किया था, जिसकी वजह से मुझे रात में सफर करने से वैसे इतना ज्यादा डर नहीं लगता था। लेकिन उन लोगों के साथ सफर तय करते वक्त मेरे साथ कभी भी कोई भी ऐसी डरावनी घटना नहीं हुई थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत भी डर महसूस हो। और शायद यही कारण था कि आज भी मुझे उस सड़क से सफर तय करते हुए डर नहीं लग रहा था। लेकिन आगे चलकर मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से मुझे ये बात समझ में आने वाली थी कि डरना बहुत जरूरी है। अब जैसे जैसे मैं उस सड़क पर थोड़ा आगे की तरफ चलता गया तो लगभग आधे घंटे तक उस सड़क पर सफर तय करने के बाद मैं ट्रक को चलाते हुए मेरे मन में ये सोच रहा था कि अब बस लगभग 1 घंटे की बात और है। 1 घंटे के बाद मैं इस सुनसान सड़क को पार करके फिर से आगे की तरफ दूसरे हाईवे पर निकल जाऊंगा। और एक बार उस हाईवे पर चढ़ने के बाद तो मुझे किसी भी शॉर्टकट रास्ते को या फिर इस तरह की गांव वाली सिंगल सड़क को अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं उस हाईवे से ही ट्रक चलाते हुए सीधा उस फैक्ट्री तक पहुंच जाऊंगा जिस फैक्ट्री में मुझे सामान पहुंचाना है। अभी मैं मेरे मन ही मन में ऐसा सोच ही रहा था कि तभी ये बात सोचते सोचते ही जैसे ही मैं एक गांव के बीच से होकर थोड़ा आगे की तरफ निकला तो उस गांव को लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे छोड़ने के बाद एक घुमाव में मुझे दिखाई देता है कि उस सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक कार खड़ी हुई है। लेकिन वो कार ना ही तो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी और ना ही उस सड़क के बीचों बीच लगी हुई थी, बल्कि वो कार थोड़ी सड़क से आधी नीचे की तरफ उतरी हुई थी। लेकिन उस वक्त उस कार के दोनों इंडिकेटर चालू थे। उन दोनों इंडिकेटर की चालू लाइटों को देखकर मुझे लगा कि शायद यहां पर किसी की कार खराब हो गई है। लेकिन अब क्योंकि वो एक सिंगल सड़क थी, इस वजह से उस कार के तरीके से वहां पर खड़े होने के कारण मैं अपने ट्रक को साइड से भी नहीं निकाल सकता था जब तक कि वो कार अपनी जगह से थोड़ा साइड में नहीं हट जाती। इसीलिए मैंने ट्रक में बैठे बैठे ही 2-3 बार ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन वो कार अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रही थी और ना ही मुझे उस कार में बैठा हुआ कोई शख्स नजर आ रहा था। जब काफी देर तक हॉर्न बजाने के बाद भी कोई उस कार से बाहर नहीं निकला तो मैं अपने ट्रक को चालू छोड़कर ही अपने मन में बड़बड़ाते हुए ट्रक के केबिन से नीचे उतरता हूँ। और वहां से नीचे उतरने के बाद जैसे ही मैं उस कार की तरफ जाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस कार के अंदर तो कोई भी नहीं है। हालांकि मेरे ट्रक की तरह ही उस कार की हेडलाइट की रोशनी भी चालू थी और उस कार को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इसमें कुछ खराबी है। पर जैसे ही मैं उस कार के आगे वाले बोनट की तरफ जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस कार का जो आगे का बोनट था वो पूरी तरीके से पिचका हुआ था। उस चीज को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि इसकी किसी चीज से बहुत ही भयंकर टक्कर हुई है। लेकिन क्योंकि मुझे इतने दिनों से ट्रक पर जाने का और ट्रक चलाने का अनुभव था तो मैंने पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पर एक्सीडेंट भी होते हुए देखे थे। लेकिन उन एक्सीडेंटों के अलावा मुझे इस कार वाले एक्सीडेंट में कुछ अजीब लग रहा था। और वो अजीब बात यह थी कि जितनी तेजी से टकराने की वजह से उस कार का वो आगे वाला बोनट पिचका था, तो उतनी रफ्तार में अगर कोई कार किसी चीज से टकराती है तो उसका आगे वाला शीशा जरूर टूटता है। लेकिन उस वक्त उस कार का जो आगे वाला शीशा था उस पर एक खरोच भी नहीं आई हुई थी। ये चीज देखकर मुझे कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। और सिर्फ आगे वाला शीशा ही नहीं बल्कि उस कार की चारों खिड़कियों के और पीछे वाला शीशा भी बिल्कुल सही सलामत था। अभी मैं उस चीज के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उस कार को देखकर मैं सोचता हूं कि इस तरह की कार को तो मैंने कभी भी सड़क पर चलते हुए नहीं देखा है, क्योंकि वो जो कार थी वो एक बहुत ही पुराने टाइप के मॉडल की कार थी। उस कार को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कार तो जब मैं पैदा हुआ था उस जमाने में चला करती होगी। लेकिन उस वक्त उस जगह पर उस कार को उतनी अच्छी कंडीशन में देखकर मैं सोचता हूं कि शायद हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसको अपनी पुरानी कार को सही सलामत रखने का काफी ज्यादा शौक हो, या फिर जिसको पुरानी कार चलाने में ही मजा आता हो, तो उसने इस कार को अब तक भी संभाल कर रखा होगा। लेकिन आज तो उसकी इस कार के साथ बहुत बुरा हुआ है। उस वक्त मैं उस कार के बारे में ऐसा सोच तो रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बुरा तो अभी थोड़ी ही देर में मेरे साथ होने वाला है। अभी मैं उस कार को चारों तरफ से घूम घूम कर देख ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे जिस तरफ उस कार की हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी
उसी तरफ सड़क के बगल में झाड़ियों के बीच से कुछ अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। जब मुझे वो सरसराहट की आवाज सुनाई देती है तो शुरू में तो मुझे लगा कि शायद वहां कोई जंगली जानवर है। इसीलिए मैं अपने आप के बचाव के लिए अपने ट्रक के केबिन की तरफ जाता हूं और फिर ड्राइविंग सीट की तरफ से केबिन के फाटक को खोलकर सीट के नीचे जो लोहे का सरिया हम लोग हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए साथ में रखते थे उसको निकालता हूं और फिर उस सरिये को अपने हाथ में बिल्कुल अच्छी तरीके से कसकर पकड़ने के बाद मैं धीरे धीरे उसी तरफ वापस जाने लगता हूं जिस तरफ से मुझे वो आवाज सुनाई दी थी। लेकिन जैसे ही मैं सड़क के बगल में पहुंचा और मुझे अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी दिखाई दिया तो फिर वो सब कुछ देखते ही मेरे हाथों की पकड़ उस सरिये के ऊपर से ढीली हो जाती है और मैं उसको साइड में फेंक कर जल्दी से सड़क के ढलान से नीचे उतरने लगता हूं। हालांकि उस सड़क के बगल में कोई गहरी खाई भी नहीं थी, बल्कि वो लगभग 2 से 3 फीट नीचे की जगह थी जहां पर घास में मुझे एक लड़की पड़ी हुई दिखाई दी थी। जब मैंने उस लड़की को वहां पर पड़ा हुआ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो थोड़ी बेहोशी वाली हालत में है, लेकिन उस वक्त वो अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़कर इधर उधर हिल रही थी और उसके मुंह से एक हल्की हल्की कर्राहट की आवाज भी निकल रही थी। उस चीज को देखकर मैं समझ गया था कि शायद यही लड़की इस गाड़ी को चला रही थी और इसका यहां पर एक्सीडेंट हो गया है। अब उस लड़की को उस हालत में देखकर मदद करने की भावना से मैं वहां नीचे उतरता हूं और फिर उसको पकड़कर किसी तरह से सहारा देते हुए वापस ऊपर सड़क पर लेकर आता हूं। अभी मैं उसको सहारा देखते हुए सड़क पर उसकी कार की तरफ लेकर जा ही रहा था कि तभी जब मैंने उसको पकड़ रखा था तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने किसी जिंदा इंसान को नहीं बल्कि किसी अजीब सी चीज को पकड़ रहा हूं, क्योंकि उसका जो स्पर्श था वो मुझे बहुत ही रुखा रुखा लग रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद एक्सीडेंट होने की वजह से ये लड़की बहुत ज्यादा डर गई है और डर के मारे ये इस तरीके से ठंड में कपकपा आ रही है, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी थी। उस वक्त उसको छूकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी बर्फ के टुकड़े को छू रहा हूं। पर फिर मैंने उसको लाकर वापस से उसी कार के फाटक को खोलकर उसकी सीट पर बैठा दिया था। लेकिन उसको वहां बैठाने के बाद जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उसका चेहरा पूरी तरीके से खून में सना हुआ था। इसके साथ ही उसका एक नीचे की तरफ वाला जो होंठ था वो भी आधे से ज्यादा कट चुका था और वो होंठ वहां से कटने के बाद नीचे की तरफ लटक रहा था। उस चीज को देखकर मैं सोचता हूं कि इस लड़की को तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा, पर तभी वो मेरी तरफ अपनी आंखों को हल्का हल्का खोलकर अजीब तरीके से अपनी गर्दन को हिला रही थी। उस वक्त सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर ही खून में पूरी तरीके से सना हुआ था। उस चीज को देखकर मुझे पता चल गया था कि ये जो खून है ये इसके सिर से बहकर आ रहा है। लेकिन उस वक्त उसके सिर के खुले हुए बालों की वजह से मैं ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आखिर ये खून इसके सिर से किस तरफ से बहकर आ रहा है, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाता तो मैं उस जगह पर कोई कपड़ा बांध देता जिसकी वजह से उसके सिर से वो इतना खून नहीं निकलता। लेकिन तभी मुझे याद आता है कि मेरे ट्रक में एक मेडिकल इमरजेंसी का बॉक्स रखा हुआ है, उसमें शायद कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे मैं इस लड़की का दर्द थोड़ा कम कर सकूं। यही बात सोचकर मैं दौड़ते हुए अपने ट्रक के केबिन की तरफ जाता हूं और अपने ट्रक के केबिन से वो मेडिकल बॉक्स उठाकर वापस से उसकी गाड़ी की तरफ आता हूं। लेकिन जैसे ही मैं वहां आता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि अब वो लड़की उस गाड़ी में उस सीट पर नहीं बैठी हुई है। जैसे ही मैं ये चीज देखता हूं तो मैं बिल्कुल बुरी तरीके से भौचक्का रह जाता हूं, क्योंकि उस लड़की की तो ऐसी हालत थी ही नहीं कि वो खुद से उठकर कहीं जा सके। और मैंने ट्रक के केबिन की तरफ जाकर उस बॉक्स को लाने में मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का समय ही लगाया होगा। तो इतने कम टाइम में ही भला वो लड़की कहां चली गई थी? अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे पीछे से किसी की अजीब तरीके से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही मैं उस आवाज को सुनता हूं तो उस आवाज को सुनकर जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो लड़की जो उस वक्त उस कार के अंदर बैठी हुई थी अब वो मेरे ही ट्रक के केबिन के बगल में खड़ी हुई है और वहां खड़ी खड़ी मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से गुर्रा रही है। उस चीज को देखकर मैं सोचता हूं कि ये लड़की इतनी जल्दी यहां से उठकर वहां कैसे चली गई। और अभी तो मैं मेरे ट्रक के केबिन की तरफ से आया ही था, तो आते वक्त तो ये मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी।
अभी मैं मेरे दिमाग में ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उस लड़की की तरफ देखते देखते ही मेरी नजर उस कार की उसी सीट पर पड़ती है जिस पर अभी कुछ टाइम पहले वो लड़की बैठी हुई थी। जब मैंने उस सीट की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उस सीट पर एक भी बूंद खून की नहीं पड़ी हुई थी, जबकि जिस वक्त मैंने उस लड़की को उस सीट पर लाकर बैठाया था तो उसको उस सीट पर लाकर बैठाते ही वो सीट उस लड़की के खून से पूरी तरीके से सन चुकी थी, यानी कि जगह जगह पर उस लड़की का खून सीट पर लग गया था। लेकिन अब मुझे उस सीट पर उतना खून तो दूर की बात है, बल्कि कहीं पर एक खून का छींटा भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये चीज देखकर मैं एक अजीब सी उधेड़बुन में फंस जाता हूँ। पर तभी मुझे समझ में आता है कि जब मैं इस लड़की को उठाकर लाया था तो उस वक्त इसका खून मेरे शरीर के ऊपर और मेरे हाथों के ऊपर भी लगा था। यही बात सोचकर जब मैं अपनी शर्ट की तरफ और अपने हाथों की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरी शर्ट और मेरे हाथ भी उस सीट की तरह बिल्कुल साफ है। मेरे उन हाथों पर जरा सा भी खून नहीं लगा हुआ था। यह चीज देखकर मैं सोचता हूं कि यह कैसे हो सकता है। इतनी बुरी तरीके से खून में सनी हुई लड़की को जब मैं पकड़ कर लाया था तो मैं भी पूरी तरीके से जगह जगह से उसके खून में सन चुका था, लेकिन अब मुझे कहीं पर भी इसका खून क्यों नहीं दिखाई दे रहा। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी मेरे सामने खड़ी हुई वो लड़की अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाती है और अजीब तरीके से अपनी गर्दन को घुमाते हुए वहीं पर गिर जाती है। उसको वहां गिरता हुआ देखकर मैं सोचता हूं कि शायद इतना खून बहने की वजह से इसके शरीर के अंदर कमजोरी आ गई है और ये बेहोश होकर यहां पर गिर गई है। अब वो चीज समझने के बावजूद भी उस वक्त मैं ना समझ बनकर फिर से उस लड़की के पास जाता हूं और दोबारा से उसको उठाकर उस कार की तरफ लाने लगता हूं। लेकिन जब मैं उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर उस कार की तरफ ला रहा था तभी अचानक से ही उस लड़की की आंखें खुलती हैं और मेरी गोद में ही वो लड़की मेरी तरफ देखकर इतनी भयानक तरीके से चीखती है कि उसकी उस चीख को सुनकर ही मैं पूरी तरीके से सकपका गया था। लेकिन उसके चीखने के साथ साथ ही जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उसके चीखते वक्त उसका चेहरा इतना डरावना बन गया था कि एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैंने किसी साधारण लड़की को नहीं बल्कि किसी चुड़ैल या डायन को अपनी गोद में उठा रखा है। लेकिन फिर उस तरीके से चीखते ही उसकी गर्दन फिर से साइड में लटक जाती है और उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं, यानी कि वो दोबारा से बेहोश हो गई थी। अब उसको इस तरीके से चीखता हुआ देखकर मैं सोचता हूं कि शायद जब इसकी कार किसी चीज से टकराई थी तो ये उस वक्त भी बिल्कुल वैसे ही चिल्लाई होगी और अब बार बार रह रहकर इसके दिमाग में शायद वही सब कुछ इसे याद आ रहा है, जिसकी वजह से ये बेहोशी वाली हालत से पागलों की तरह बार बार बीच में उठकर इस तरीके से चीख रही है और फिर वापस से बेहोश भी हो रही हैं। लेकिन एक पल के लिए तो जब वो मेरी गोद में चीखी थी तो मैं उसको बिल्कुल छोड़ने ही वाला था, पर वो तो अच्छा हुआ कि इससे पहले मैं उसको छोड़ता उस लड़की ने चीखना बंद कर दिया था और वो दोबारा से बेहोश हो गई थी। अब उसके दोबारा से बेहोश हो जाने के बाद मैं उसको ले जाकर वापस से उस कार की उसी सीट पर बैठा देता हूं। लेकिन जब मैंने उसे वहां पर बैठाया तो मैंने दोबारा से अच्छी तरीके से उस सीट की तरफ देखा कि अब इसका खून इस सीट पर लग रहा है या नहीं लग रहा, और इसके साथ साथ ही मैंने खुद के कपड़ों को भी देखा। लेकिन उस वक्त तो मुझे उसका खून अपने कपड़ों पर लगा हुआ दिखाई दे रहा था, पर तभी वो लड़की फिर से अपने आप ही अपनी आंखों को खोलकर मेरी तरफ देखती है और मेरी तरफ देखकर उतने दर्द में होने के बावजूद भी वो मुस्कुराने लगी थी। उसको उस तरीके से मुस्कुराता हुआ देखकर मैं सोचता हूं कि बड़ी ही अजीब लड़की है। इसका पूरा मुंह आधे से ज्यादा कटा हुआ है और नीचे का होंठ तो कट कर साइड में लटक रहा है, फिर भी ये मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। जब वो मेरी तरफ देखकर उस तरीके से मुस्कुरा रही थी तो उस वक्त उसके उस कटे हुए होंठ वाली जगह से एक अजीब सा काला काला खून के जैसा कुछ निकल रहा था। उस चीज को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि अगर जल्द ही इसके इस निकलते हुए खून को नहीं रोका गया और लगातार इसका ये खून इसी तरीके से बहता रहा तो शायद ये नहीं बच पाएगी। लेकिन उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बचना तो मुझे चाहिए, पर मैं तो बिल्कुल पागलों की तरह सिर्फ उसकी मदद करने में ही लगा हुआ था। पर उस वक्त मैं उस चीज की हकीकत को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उस सुनसान सड़क पर वो लड़की इतनी बुरी तरीके से जगह जगह से खून में सनी हुई होने के बावजूद और आधा मुंह कटा हुआ होने के बावजूद भी जिंदा कैसे थी। इसके साथ ही इतने पुराने जमाने की जो गाड़ी थी वो भला इतने टाइम बाद भी इतनी ठीक ठाक कैसे थी। लेकिन इससे पहले
कि मैं इन सब चीजों को समझा पाता। पता नहीं उस वक्त मुझे ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते मेरे मन में सिर्फ उस लड़की की मदद करने के भाव ही आ रहे थे। पर तभी वो लड़की जब दोबारा से हल्की हल्की आंख खोलकर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी तो वो एक अजीब सी आवाज में कुछ बोलने लगती है। लेकिन उस वक्त उसका वो होंठ कटा हुआ होने की वजह से वो ठीक तरीके से बोल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोल रही हैं। लेकिन जब मैं उसकी बात को नहीं समझ पाया तो वो अपने एक हाथ को उठाकर मुझे उस सड़क पर आगे की तरफ कुछ इशारा करती हैं। उसके उस इशारे को समझकर मुझे पता चलता है कि वो मुझे ये कह रही थी कि मुझे वहां आगे की तरफ लेकर चलो, वहां कोई मदद मिल सकती है। लेकिन वो एग्जैक्ट किस जगह पर जाने के लिए बोल रही थी और वहां जाकर उसको क्या मदद मिलने वाली थी ये मुझे नहीं पता था। पर अब जब वो बार बार मुझे अपने उस खून से सने हुए हाथ से उस तरफ ले जाने का इशारा करने लगी तो मैं फिर से उसको वहां से उठाता हूं और अपने एक कंधे से सहारा देते हुए उस सड़क पर आगे लेकर जाने लगता हूं। लेकिन अब मेरे जो ट्रक की हेडलाइट की रोशनी थी वो उस सड़क पर काफी आगे तक पड़ रही थी, जिसकी वजह से वहां पर उजाला हो रखा था। फिर जब मैं उस लड़की को सहारा देकर आगे की तरफ लेकर गया तो वो लड़की मुझे पीछे वाले घुमाव से आगे वाले घुमाव तक लेकर जाती है। यानी कि उस वक्त जिस जगह पर मेरा ट्रक खड़ा हुआ था और उस लड़की की वो गाड़ी खड़ी हुई थी वहां पर एक ऐसा घुमाव था जो एक ही जगह पर 2 बार घूम रहा था। यानी कि बीच में लगभग 100 से 150 मीटर की जितनी सड़क थी और उसके बाद फिर से वो सड़क दूसरी तरफ घूम रही थी। तो पिछले घुमाव में तो उस लड़की की वो कार मुझे दिखाई दे गई थी और उसके जस्ट पीछे मेरा ट्रक खड़ा हुआ था। पर वहां से वो लड़की मुझे आगे की तरफ दोबारा से 100 से 150 मीटर चलने के बाद जो घुमाव था वहां तक लेकर जाती है। फिर जैसे ही वो मुझे वहां पर लेकर जाती हैं तो उसको सहारा देकर ले जाते वक्त ही मेरी नजर अचानक से सड़क के बगल में पड़ती है। जब मैं उस तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस सड़क के बगल में एक पेड़ से कोई बहुत ही पुराने जमाने की कार ठुकी हुई पड़ी है और उस कार को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पेड़ में ठुकने के बाद ये कार जल भी गई थी, क्योंकि उस वक्त वहां पर सिर्फ उसकी जो लोहे की बॉडी थी वो ही बची हुई थी। पर उस चीज को देखकर मैं सोचता हूं कि शायद इस जगह पर काफी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आज इस लड़की की कार सड़क पर ही रुक गई और किसी पेड़ में जाकर नहीं ठुकी, वरना हो सकता था कि इस वाली कार की तरह ही इस लड़की की कार भी जल जाती। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था, लेकिन उस वक्त जो चीजें एक दूसरे से जिस तरीके से कनेक्ट हो रही थीं, मैं उनको समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे आज जितना ट्रक चलाने का अनुभव है और रात के वक्त सुनसान जगह पर होने वाले इस तरह के हादसों का अनुभव है, उस वक्त मुझे इन सब चीजों का इतना अनुभव नहीं था, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट ही तो था। वो तो मजबूरी में मेरे चाचा जी का जब पैर टूट गया था तो उसके कारण मुझे उस दिन अकेले ही वो ट्रक लेकर जाना पड़ा था, वरना हम हमेशा ही 2 लोग साथ में जाते थे। लेकिन फिर उस सड़क पर जिस जगह पर वो कार उस पेड़ पर ठुकी हुई थी उसके बिल्कुल बराबर में पहुंचते ही वो लड़की चलना बंद कर देती है और फिर मेरे से अपने आप को दूर हटाते हुए, यानी कि मेरे सहारे को दूर करके खुद से ही चलते हुए सड़क से नीचे उतरने लगती है। जब वो सड़क से नीचे उतरने लगती है तो मैं उससे कहता हूं कि अरे बहन जी, आप उस तरफ कहां जा रही हो? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोच या समझ पाता, वो लड़की बिल्कुल किसी सही सलामत इंसान की तरह चलते हुए जाकर जो गाड़ी उस पेड़ के अंदर ठुकी हुई थी और शायद ठुकने के बाद जिसमें आग लग गई थी, जिसकी वजह से उस वक्त वहां पर सिर्फ उसकी वो जली हुई लोहे की बॉडी ही दिखाई दे रही थी, वो लड़की उसी कार की जली हुई बॉडी के पास में जाती है और फिर जोर से एक झटके के साथ उस कार की ड्राइविंग सीट वाले फाटक को खोलती है और उसके अंदर बैठ जाती है। अब जैसे ही वो ये चीज करती है तो मैं कुछ भी समझ नहीं पाता हूं। मैं सोचता हूं कि शायद ये लड़की दिमागी रूप से पागल है। इसकी कार तो पीछे की तरफ खड़ी हुई है, पर शायद ये इस कार को अपनी कार समझ रही है। हो सकता है इस भयानक टक्कर की वजह से इसके सिर में कोई ऐसी चोट लग गई हो जिसके कारण ये इस तरीके से पागलों वाली हरकत करने लग गई है। लेकिन उस टाइम पर मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अभी थोड़ी ही देर में पागलों वाली हरकत तो मैं करने वाला हूं, क्योंकि जो चीज अब तक मेरे साथ हुई नहीं थी वो अब होने वाली थी। और जब वो चीज हुई तो सच में ही मेरी पागलों वाली हालत हो गई थी। दरअसल अब जैसे ही मैंने उस लड़की को वहां पर उस कार के अंदर जाकर बैठते हुए देखा तो मैं उस सड़क पर खड़ा खड़ा ही उसे जोर से आवाज लगाते उससे कहता हूं कि अरे
आप पागल तो नहीं हो गई हो? आपको इतनी ज्यादा चोट लगी हुई है और आप वहां उस पुरानी जली हुई कार की बॉडी के अंदर जाकर क्यों बैठ गई हो? अभी मैं ऐसा बोल ही रहा था कि तभी मुझे मेरे पीछे से एक आवाज आती है कि मैं तो यही हूं, तुम ही मुझे छोड़कर वहां उस तरफ सड़क के किनारे जाकर खड़े हो गए हो। अब जैसे ही मुझे ये आवाज आई तो मैं झट से पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं, और जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि वो लड़की तो बिल्कुल मेरे पीछे ही खड़ी हुई है। जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, और वापस से जब मैंने पीछे की तरफ पलटकर उस कार की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो लड़की अब भी उस जली हुई कार की बॉडी के अंदर बैठी हुई है। अब एक ही लड़की को एक साथ दो दो जगहों पर देखकर मुझे समझ में आ गया था कि मेरे साथ यहां पर जरूर कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है, और शायद ये सब कुछ वैसा नहीं है जैसा मैं समझ रहा हूं। यहां पर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी समझ से परे है। लेकिन इससे पहले कि मेरे साथ यहां पर कुछ हो, मुझे किसी भी तरीके से यहां से निकलना होगा। पर उस वक्त तक वो लड़की मुझे अपने ट्रक से लगभग 100 से 150 मीटर आगे ले आई थी। तो ऐसे में मैं भागकर भी अपने ट्रक के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं भागकर अपने ट्रक की तरफ जाऊंगा तो शायद मेरे ट्रक तक पहुंचने से पहले ही वो लड़की मुझे मार डालेगी। पर उस वक्त मैं ये भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ मेरी आंखों का ही वहम है या फिर हकीकत में ही ये सब चीजें हो रही हैं। इसी वजह से मैं एक दो बार अपनी आंखों को मसलकर फिर से वापस खोलता हूं, लेकिन हर बार आंखें खोलने के बाद मुझे वो लड़की उन दोनों जगह पर ही दिखाई दे रही थी। पर जब उस लड़की ने मुझे ऐसा करते हुए देखा तो सामने की तरफ सड़क पर खड़ी खड़ी वो लड़की मुझसे कहती है कि अरे इस तरह से आंखें मसल मसल कर क्या देख रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहीं पर खड़ी हुई हूं। मुझसे ऐसा कहकर वो वहां पर अजीब तरीके से हंसने लगी थी। हंसते हंसते ही उसकी हंसी की जो आवाज थी वो उस पूरे सुनसान इलाके में गूंजने लगी थी। अब एक तरफ तो वो लड़की हंस ही रही थी कि तभी वही लड़की जो दूसरी तरफ उस जली हुई कार की ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठी हुई थी वो वहां बैठी बैठी ही इतनी जोर से चीखती है कि उसकी उस चीख को सुनकर ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। अब एक ही लड़की को दोनों तरफ देखकर और दोनों तरफ में से एक तरफ हंसते हुए और दूसरी तरफ चीखते हुए देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं क्या करूं। लेकिन फिर मैं खुद से कहता हूं कि बेटा प्रमोद, अब यहां से भागने में ही फायदा है। इससे पहले कि ये लड़की तुझे अपना शिकार बना ले, तू यहां से निकल ले। यही सोचकर मैं अपने शरीर को हल्का सा हिलाते हुए जल्दी से वहां से भागता हुआ अपने ट्रक की तरफ आता हूं। लेकिन जैसे ही मैं वहां से भागते हुए अपने ट्रक की तरफ आता हूं तो अभी मैं मेरे ट्रक से लगभग 15 से 20 कदम की दूरी पर ही था कि तभी अचानक से ही मुझे दिखाई देता है कि वही लड़की अब मेरे ट्रक के केबिन के बगल में भी खड़ी हुई है। उस चीज को देखते ही मेरे कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। मेरे को वहां रुकता हुआ देखकर वो लड़की जो उस वक्त मेरे ट्रक के केबिन के बगल में बिल्कुल मेरी ड्राइविंग सीट के फाटक के पास में खड़ी हुई थी, वो भी वहां पर बिल्कुल उसी तरीके से हंसने लगती है। अब एक साथ एक ही लड़की को 3-3 जगहों पर देखकर मेरी हालत पतली हो गई थी। पर तभी मैंने देखा कि जो गाड़ी मेरे ट्रक के सामने बिल्कुल सही कंडीशन में खड़ी हुई थी, यानी कि जिसका आगे की तरफ से बोनट थोड़ा पिचका हुआ था, अब मुझे उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट के ऊपर भी वही लड़की बैठी हुई दिखाई दे रही थी, और वो लड़की उस ड्राइविंग सीट पर बैठी बैठी वहां पर रो रही थी। अब एक लड़की को एक जगह पर रोता हुआ देखकर, दूसरी जगह पर चीखता हुआ देखकर, तीसरी जगह पर हंसता हुआ देखकर और चौथी जगह पर मेरी तरफ देखकर गुर्राते हुए देखकर मेरा सिर चकराने लगा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं अपनी जान बचाने के लिए आखिर ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं इस लड़की के चंगुल से बचकर यहां से निकाल सकूं। पर तभी मेरी नजर ट्रक के केबिन के दूसरी तरफ पड़ती है, जहां पर वो लड़की नहीं खड़ी थी। इसीलिए मैं झट से ट्रक के केबिन के दूसरी तरफ वाली साइड से जाकर उसके फाटक को खोलता हूं और अंदर बैठ जाता हूं। लेकिन अब अंदर बैठने के बाद मुझे ये डर था कि कहीं ट्रक के दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट के बगल में जिस जगह पर वो लड़की खड़ी हुई है वो वहां से ट्रक के फाटक को खोलकर अंदर ना आ जाए। इसीलिए मैं फटाफट ड्राइविंग सीट की तरफ जाता हूं और अंदर की तरफ से ट्रक को दोनों ओर से लॉक कर लेता हूं। लेकिन अब भी वो लड़की मुझे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में उन चारों जगहों पर दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर मैं भगवान का नाम लेकर ट्रक को थोड़ा एक्सीलेटर देता हूं
और वापस से ट्रक को गियर डालकर आगे की तरफ बढ़ाने लगता हूँ। लेकिन अब क्योंकि वो गाड़ी थोड़ा ट्रक के बीच में आ रही थी, पर फिर भी मैं उसको पीछे की तरफ से जोर से टक्कर मारते हुए साइड से निकल जाता हूँ। लेकिन अब जैसे ही मैं उस गाड़ी से थोड़ा आगे निकला तो मुझे वो लड़की अब 2 जगहों पर मेरे सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन उस वक्त तक क्योंकि मैं ये जान चुका था कि वो कोई जिंदा लड़की नहीं है, इसीलिए मैं उस लड़की के ऊपर से ही अपने ट्रक को निकाल देता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा ट्रक उस लड़की के बिल्कुल करीब पहुंचा तो वो लड़की वहां से अचानक से ही गायब हो जाती थी। ऐसा मेरे साथ सिर्फ एक बार नहीं बल्कि उस सड़क पर 2-3 बार हुआ। पर जैसे ही मैं उस दूसरे वाले घुमाव से अपने ट्रक को घुमाकर निकला तो वहां से निकलते ही मुझे पीछे की तरफ से किसी कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही मुझे वो हॉर्न की आवाज सुनाई दी तो मैं ट्रक को काफी तेज स्पीड में चलाते हुए ही साइड मिरर में देखते हुए ये देखने की कोशिश की कि ये पीछे की तरफ से हॉर्न कौन बजा रहा है। पर जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो मुझे जो कुछ दिखाई दिया उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और मुझे समझ में आ गया था कि आज मेरा यहां पर मरना तय है। क्योंकि जब मैंने उस पीछे देखने वाले मिरर में देखा तो मुझे दिखाई दिया कि अब वही खून से सनी हुई लड़की उस कार को दौड़ाते हुए मेरे ट्रक के पीछे लेकर आ रही है। यानी कि मेरे वहां से निकल जाने के बाद भी वो मेरा पीछा कर रही थी। पर मैं भी अपने ट्रक को जितना मुझसे हो सकता था उतनी तेज स्पीड में दौड़ाते हुए उस सड़क से निकाल रहा था, क्योंकि वहां से लगभग 7 से 8 किलोमीटर आगे ही एक दूसरा गांव आने वाला था और उस गांव में पहुंचने के बाद तो शायद मुझे कोई मदद मिल सकती थी। इसीलिए मैं इस कोशिश में था कि कैसे भी करके एक बार मैं उस गांव में पहुंच जाऊं। पर तभी मुझे सुनाई देता है कि पीछे की तरफ से एक अजीब सी आवाज भी आ रही है। वो आवाज कुछ इस तरह की थी कि जैसे लोहे से बनी हुई कोई बहुत ही भारी भरकम चीज सड़क पर चल रही है। यानी कि आप लोगों ने अगर कभी कहीं पर कोई सड़क बनती हुई देखी है तो उस सड़क पर आपने देखा होगा कि वहां पर एक बड़ा सा लोहे वाला रोलर खड़ा हुआ रहता है जो कि सड़क को समतल करने का काम करता है। और जब वो उस सड़क पर चलता है तो लोहे का होने की वजह से जिस तरह की उसके चलने पर आवाज आती है उस वक्त मुझे मेरे पीछे से बिल्कुल वैसी ही आवाज सुनाई दे रही थी। जब मुझे वो आवाज सुनाई देने लगी तो मैंने दोबारा से पीछे वाले मिरर में देखा, लेकिन ड्राइविंग सीट की तरफ जो साइड मिरर लगा हुआ था उस तरफ से तो मुझे वही आगे की तरफ से बोनट टूटी हुई कार ही मेरे पीछे दौड़ती हुई नजर आ रही थी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर वो लड़की बैठी हुई थी। पर जब मैं केबिन के दूसरी तरफ से यानी कि खलासी वाली साइड में जो पीछे की तरफ देखने वाला मिरर लगा हुआ था उस पर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उस वक्त मेरे पीछे एक नहीं बल्कि 2-2 कार दौड़ रही थी और उन दोनों कारों को ही वही एक लड़की चला रही थी। यानी कि वो लड़की मुझे एक साथ ही उन दोनों कारों की ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। पर जो खलासी वाली साइड के शीशे में मुझे दिखाई दिया उसमें देखते ही तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो कार उस सड़क के बगल में मुझे जली हुई दिखाई दी थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर जाकर मेरी आंखों के सामने वो लड़की बैठ गई थी, अब वही जली हुई कार मेरे ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। लेकिन क्योंकि उसके तो कोई टायर ही नहीं थे, इस वजह से जब वो उन लोहे की रिम के टायरों के बल ही उस सड़क पर दौड़ रही थी तो उसकी बिल्कुल उसी रोलर की तरह की आवाज आ रही थी। अब जिस कार का इंजन और उसके पूरे पुर्जे जलकर राख हो चुके थे और जिसके चारों टायर जल चुके थे, उस कार की लोहे की जली हुई बॉडी को मेरे पीछे मेरे ट्रक की जितनी तेज रफ्तार में दौड़ता हुआ देखकर मुझे उन सब चीजों के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर आज मेरे साथ यहाँ पर ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर उस दिन लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने उस 7 से 8 किलोमीटर के सफर को तय कर लिया था, क्योंकि उस वक्त मैं फुल स्पीड में अपने ट्रक को दौड़ा रहा था। पर जैसे जैसे वो गांव नजदीक आता जा रहा था वैसे वैसे ही पीछे की तरफ से उस कार को दौड़ाते हुए मुझे उस लड़की की अजीब तरीके से चीखने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उस वक्त उसकी उस चीखने की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका शिकार उसके हाथों से और उसकी पकड़ से बाहर निकलता जा रहा है, जिसको देखकर वो उस तरीके से चीख रही हैं। पर तभी वापस से एक घुमाव आता है और उस घुमाव के आने के बाद जैसे ही मेरा ट्रक उस घुमाव में घूमकर आगे निकलता है तो अब मुझे पीछे की तरफ से ना ही तो कोई किसी की चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही मुझे साइड मिरर में मेरे पीछे वो कार दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी। पर फिर भी मैं उस चीज के ऊपर यकीन नहीं करता हूं और उसी रफ्तार में अपने ट्रक को चलाता रहता हूं।
लेकिन फिर आधा किलोमीटर ट्रक चलाने के बाद ही मुझे आगे आने वाला वो गांव दिखाई दे जाता है। और जैसे ही वो सड़क उस गांव के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजराती है तो मैं अपने ट्रक को उस गांव के बीच में ले जाकर रोक देता हूं। लेकिन जब मैंने उस ट्रक को उतनी तेज रफ्तार में ले जाकर वहां पर रोका और फिर उसका प्रेशर डाउन किया तो वहां पर मेरे ट्रक के रुकने की काफी तेज आवाज हुई थी। लेकिन मैंने उस जगह पर ट्रक इस वजह से रोका था क्योंकि मुझे उस सड़क के बगल में ही वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ दिखाई दे गया था। उस मंदिर को देखकर मैंने सोचा था कि यहां तक आकर तो शायद वो लड़की की आत्मा मेरा पीछा नहीं करेगी। यही बात सोचकर अब मैं अपने ट्रक को वहां पर रोक देता हूं। पर जैसे ही मैंने अपने ट्रक को वहां पर रोका तो कुछ एक दो लोग सामने की तरफ से चलते हुए मेरे ट्रक को देखने के लिए आते हैं और फिर थोड़ी ही दूर आकर मेरे ट्रक को देखकर वापस भी चले जाते हैं। पर जिस तरफ वो गए थे उसी तरफ से मुझे कुछ 15 से 20 लोगों की एक साथ बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि उस वक्त तक रात का लगभग 1 से 1:30 बजे का टाइम हो रहा था, जिसकी वजह से उस गांव में चारों तरफ पूरी तरीके से सन्नाटा फैला हुआ था। और उसी सन्नाटे की वजह से मुझे उन लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि कहीं ये मुझे दोबारा से फंसाने के लिए उस डरावनी लड़की की कोई चाल तो नहीं है। लेकिन फिर वहां पर उस मंदिर को देखकर, उस गांव की शांति को देखकर मैं किसी तरीके से हिम्मत करते हुए अपने ट्रक के केबिन से नीचे उतरता हूं और चलते हुए उसी तरफ जाता हूं जिस तरफ से मुझे वो आवाजें आ रही थी। अब उस मंदिर से लगभग 100 मीटर साइड में चलने के बाद मुझे दिखाई देता है कि उस गांव के बगल से होकर जो एक दूसरी सड़क आ रही थी, इस सड़क पर एक कच्ची झोपड़ी बनी हुई थी। लेकिन वो कोई झोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक दुकान थी, जिस दुकान पर रात को शराब पीने वाले लोग पड़े हुए थे और वो सभी के सभी लोग शराब पीते हुए वहां पर जुआ खेल रहे थे। लेकिन मेरे साथ जो इतना भयानक हादसा हो गया था, उसकी वजह से उस गांव में पहुंचने के बाद भी मेरा शरीर अजीब तरीके से कपकपा रहा था और मेरे पूरे बदन पर पसीना आया हुआ था। पर जब मैं उस झोपड़ी के अंदर बनी हुई दुकान पर पहुंचा तो बाकी के लोग तो पूरी तरीके से शराब के नशे में चूर थे, लेकिन जो 2 लोग वहां पर अपनी वो दुकान चला रहे थे वो नशे में नहीं थे। इसी वजह से जब उन लोगों ने मुझे उस हालत में देखा तो वो मुझसे पूछते हैं कि अरे भाई साहब, क्या हुआ? आप तो पूरे के पूरे पसीने में ही भीगे हुए हो। ये लो, यहां हमारे पास बैठकर 1-2 घूंट लगा लो, पूरी की पूरी गर्मी उतर जाएगी। अब उनके ऐसा कहने पर मैं उन दोनों लोगों से कहता हूं कि मैं शराब नहीं पीता। तो मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही वो मुझसे कहते हैं कि तो फिर क्या पीते हो? अब जैसे ही उन दोनों ने मुझसे ये बात पूछी तो पता नहीं अचानक से मेरे मुंह से ऐसा क्यों निकल जाता है कि खून। मेरे खून बोलते ही उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो मेरी तरफ अजीब तरीके से देखने लगते हैं। लेकिन फिर मैं अपनी बात को सुधारते हुए उनसे कहता हूं कि वो मेरा खून पी जाएगी, वो मुझे मार डालेगी। अब जब मैं इस तरह की बातें बड़बड़ाने लगा तो वो दोनों अपनी दुकान से बाहर निकलकर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि आखिर बात क्या है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तो मैं अपनी गर्दन को हाँ में हिलाता हूं। फिर उसके बाद उन दोनों के पास वहां पर तसल्ली से बैठकर जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो पूरी बात बताता हूं। मेरी बात को सुनते ही वो मुझसे कहते हैं कि हमें तो पता था कि तुम्हारे साथ यही हुआ होगा। अब जैसे ही उन्होंने मुझसे ये बात बोली तो मैं उनसे पूछता हूं कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता था कि मेरे साथ यही हुआ होगा? तो मेरे मुंह से ऐसा सुनकर वो मुझसे कहते हैं कि तुम कोई पहले इंसान नहीं हो जिसने हमें आकर यहां पर यह बात बताई है, पर तुम उन किस्मत वाले लोगों में जरूर हो जो चंद लोग उस लड़की की आत्मा के हाथों से बच जाते हैं। अब जैसे ही उन्होंने मुझसे ये बात बोली तो मुझे समझ में आ जाता है कि शायद इनको उस लड़की की सच्चाई के बारे में सब कुछ पता है। इसीलिए जब मैं उनसे उसके बारे में पूछता हूं तो वो लोग मुझे पहले तो थोड़ा पानी पिलाते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जो कुछ भी बताया उसको सुनकर मुझे समझ में आया कि आज मैं कितनी बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूं। और उसी दिन मैंने वहां पर यह सोच लिया था कि मैं आज के बाद रात के वक्त कभी भी इस सड़क से आने की गलती नहीं करूंगा, चाहे फिर मुझे कितनी ही जल्दबाजी में कहीं पर कोई सामान क्यों ना पहुंचाना हो। मैं सामने की तरफ से उस पूरे हाईवे से सफर तय करते हुए ही इस तरफ आऊंगा, चाहे फिर मुझे कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। लेकिन अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर उन लोगों ने मुझे ऐसा क्या बताया था और उस लड़की की आत्मा की सच्चाई क्या थी जिसको सुनकर मैंने ये फैसला किया था। तो दरअसल उन दोनों ने मुझे बताया कि आज से लगभग
20 साल पहले हमारे गांव के बगल में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी और ये जो लड़की थी ये उसी फिल्म में ही काम कर रही थी। लेकिन इसने रात के वक्त एक बार काफी ज्यादा शराब पी ली थी और शराब के नशे में ही ये अपने दोस्त की उस गाड़ी को उठाकर इस गांव की उस सुनसान सड़क पर निकल गई थी। लेकिन तभी शराब के नशे में काफी तेज स्पीड में चलाने के कारण उसकी वो कार बेकाबू हो गई और आगे जाकर सड़क के बगल में उस पेड़ से टकरा गई थी। लेकिन पता नहीं उस टक्कर की वजह से उस कार के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उस पेड़ में टकराने के बाद इससे पहले कि वो लड़की खुद से उस कार से बाहर निकल पाती, उस कार में एक बहुत तेज धमाका होता है और उस पूरी की पूरी कार के अंदर आग लग जाती है। आग लगने की वजह से और इतनी तेज झटके के साथ उस पेड़ में ठुकने की वजह से वो लड़की बिल्कुल बेसूध हो गई थी, जिसकी वजह से वो भी उस दिन उस कार के साथ उसके अंदर ही जलकर मर गई थी। जब लोगों को सुबह इसके बारे में पता चला था तो वहां पर सिर्फ उसकी हड्डियां ही मिली थी और वो भी पूरी तरीके से जली हुई। पर उस दिन के बाद ही उस लड़की की आत्मा रात के वक्त उस सड़क से गुजरने वाले लोगों को इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर अपनी कार को उस तरीके से सड़क के बीच में लगाकर खड़ी हुई दिखाई देती है और वो आज भी लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, क्योंकि जिस वक्त वो उस कार के अंदर जलकर मरी थी तब भी शायद उसने अपने आप को बचाने के लिए मदद के लिए चिल्लाया होगा, लेकिन कोई भी वहां पर उसकी मदद करने वाला नहीं था। तो अब उसका ऐसा मानना है कि जब लोगों ने उसकी मदद नहीं की तो अब वो उस रास्ते से गुजरने वाले हर उस इंसान से बदला लेगी जो रात के वक्त वहां से सफर तय करता है। हालांकि हर इंसान को ही वो जली हुई कार अपने पीछे किसी सही सलामत कार की तरह दौड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन सुबह होने के बाद जब वो इंसान खुद से जाकर उस जगह पर देखता है तो वो कार बिल्कुल उसी तरीके से सड़क के बगल में पिछले 20 सालों से जिस तरीके से वहां पर पड़ी हुई है उसी तरीके से पड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन वो लड़की हमेशा ही उन दोनों घुमावों के बीच में ही किसी इंसान को अपना शिकार बनाती है और अगर वो किसी का पीछा करने भी लग जाए तो गांव की तरफ आने से पहले ये जो एक तीसरा घुमाव आता है, इस घुमाव के आने के बाद वो किसी का पीछा नहीं करती हैं। यहां तक आने तक अगर कोई इंसान अपने आप को उससे बचा लेता है तो फिर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन इससे पहले ही अगर वो उसके हत्थे चढ़ गया तो फिर उस इंसान को मरने से कोई नहीं बचा सकता। इन्हीं सब चीजों के कारण गांव वाले दिन ढलने के बाद उस तरफ जाने की गलती करते ही नहीं है। अब उन लोगों के मुंह से वो सारी बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया था कि जो कुछ भी मैंने ट्रक को दौड़ाते वक्त देखा था वो सब कुछ क्या था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले राजेश तिवारी हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, लक्ष्मण सिंह हैं पंजाब से, कृष्णा ठाकुर हैं मुंबई से, लाल बाबू हैं कोलकाता से, जीशान अहमद हैं महाराष्ट्र से, अली डिजास्टर हैं लाहौर पाकिस्तान से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, रंजीत और उनकी दोनों बेटी प्रीति और प्रिया हैं दिल्ली से, शाकिल अंसारी हैं राजकोट गुजरात से, शाहिद हैं मुंबई से, राजकुमार परमार हैं शुजालपुर से, अनूप शाहनी हैं गोरखपुर से, राकेश कुमार चौधरी हैं पंजाब से, राजान किक्का हैं महाराष्ट्र से, राजनाथ हैं संत कबीर नगर से, समीर पांडे हैं नेपाल से, चेष्टा हैं जयपुर से, दीपक भल्ला हैं अलवर राजस्थान से, सोनू कुमार हैं हर्ष विहार दिल्ली से, रोहित यादव हैं अयोध्या से, जुबेर आलम हैं सोनिया विहार दिल्ली से, अरूप बोरदोलोई हैं असम से, प्रशांत माटे हैं नागपुर महाराष्ट्र से, प्रवीण हैं शिवकुंज से, अभिजीत सिंह सैनी हैं ऋषिकेश उत्तराखंड से, आस्तिक थापा हैं हिमाचल प्रदेश से, मोहम्मद फरहाज हैं यूपी से, संदीप मंदिर हैं पंजाब से, नाजमीन कुरैशी हैं झुंझुनू से, सुभाष छेत्री हैं सुरेंद्र नगर से, शिक्षा कश्यप हैं सरोजनी नगर लखनऊ से, नशीम कादरी हैं मुंबई से, निशा राणा हैं नेपाल से, हरेंद्र निषाद हैं छत्तीसगढ़ से, रुचि हैं बीकानेर राजस्थान से, राजेश बाबू हैं इटावा हैं उत्तर प्रदेश से, अपर्णा कांबले हैं बदलापुर महाराष्ट्र से, सिपा बरार हैं बठिंडा पंजाब से, धर्मेंद्र चौहान हैं होशियारपुर पंजाब से, नरेंद्र सिंह, कृतिका सिंह, दिव्यांश सिंह और अंशिका सिंह हैं सुजानगढ़ राजस्थान से,
दशरथ है महाराष्ट्र से, साकिब अमना है लाहौर पाकिस्तान से, राम सिंह लखीमपुर हैं यूपी से, विशाल कुमार हैं मोहाली से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, आकाश हैं बिलासपुर से, ज्योतिष पासवान हैं असम से, भारती यादव हैं झारखंड से, दीपक चौहान हैं गुजरात से, गोलू डांगी और नीलेश यादव हैं भोपाल से, गुलबहार चांदियों हैं कराची से, सूर्या हैं चंडीगढ़ से, शांतिराम हैं असम से, केपी राजपूत हैं बुंदेलखंड से, रोहित हैं उदयपुर से, यशी हैं एमपी, नीरज हैं बिहार से, तुलसी कुमार सिसोदिया हैं बेंगलुरु से, एलिजाबेथ हैं ओडिशा से, नितिन हैं दिल्ली से, राजेश गोंडा हैं ओडिशा से, सपना शर्मा हैं करतार नगर दिल्ली से, विपिन कुमार हैं दिल्ली से, सलीम हैं लंदन से, कुलदीप जाटव हैं सूरत से, शहजाद आलम हैं धनबाद झारखंड से, सुभाष छेत्री हैं सुरेंद्रनगर से, अरविंद भाई गीता बहन राज रिंकल दीप सोनम और स्वरा हैं राजकोट गुजरात से, हरेंद्र निषाद हैं छत्तीसगढ़ से, सीमा हैं गुजरात से, निरुपमा नायक हैं उड़ीसा से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, हजवसा बासुमत्री हैं असम से, नासिर टोवा हैं आजमगढ़ से, देव हैं औरंगाबाद से, रूबी आलम हैं असम से, सुरेंद्र और झारना हैं उड़ीसा से, धर्मवीर कुमार हैं बिहार से, अंकुर ढेका हैं मुगलडाई से, तुर्य राम हैं अरुणाचल प्रदेश से, रवि हैं शाहजहांपुर से, अशरफ सैयद हैं मुंबई से, शर्मा तालिब हैं आजमगढ़ से, खुर्शीद सैयद, अयान सैयद, अतीक सैयद और हिना सैयद हैं मुंबई महाराष्ट्र से, मुकुल और सार्थक हैं उत्तराखंड से, शोभा और अशोक हैं सिरसा हरियाणा से, सरफाज खान हैं टोंक राजस्थान से, जसराज हैं बाड़मेर से, प्रशांत हैं नागपुर से, जस्सा वंशदीप और निदेर कौर हैं पंजाब से, बिंदी सिंह हैं मुंबई से, विधान गोंडुले हैं छतरपुर महाराष्ट्र से, विक्रम हैं मेघालय से, दिलीप गोहिल हैं गुजरात से, कृपाकरण हैं बेंगलुरु से, कृष्णा मोंडोल हैं तमिलनाडु से, खुशनूर खान हैं गुजरात से, जी के मोहन हैं अहमदाबाद गुजरात से, केडी ठाकुर हैं गुजरात से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, स्नेहल मिट्ठे हैं सोलापुर से, अली हैं जामनगर गुजरात से, वसीम अंसारी हैं मेलगांव से, जितेंद्र सिंह जेरी, सविता और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, रेहान अंसारी हैं यूपी से, सोनू हैं राजस्थान से, आदर्श गोयल हैं यूपी से, अवनीत हैं जालंधर पंजाब से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, रविंद्र हैं आगरा से, मलिक हैं बिजनौर से, पार्वती चतुर्वेदी हैं पुणे महाराष्ट्र से, गुलशन कोहली हैं यूपी से, रमेश हैं असम से, अनुराग ठाकुर हैं गाजियाबाद से, सोनी हैं लुधियाना से, गवि सिंह पंजाब से, सुनील हैं निरू से, अब्दुल मोमिन हैं सऊदी अरब से, राजेंद्र और सुरेंद्र हैं उड़ीसा से, गोलू भदौरिया हैं भोपाल से, सुरेंद्र स्वामी हैं राजस्थान से, तशेरिंग हैं सिक्किम से, शांतिराम उपाध्याय हैं असम से, ओजिर हैं नेपाल से, अयूब खान हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, नीरज प्रजापति हैं भरतपुर राजस्थान से, दिलीप छेत्री हैं कोलकाता से, पिंटू दे हैं असम से, सूरज प्रताप हैं मुरैना से, तारीख बलोच हैं ईरान से, रामाणाई हैं उड़ीसा से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, मोनालिशा मिश्रा हैं ओडिशा से, प्रीतम हैं नेपाल से, तोसिम खान हैं रामपुर से, अजय हैं दिल्ली से, मोहन हैं महराजगंज से, जशवंत विश्वाहा हैं गुजरात से, किंजा हमीद हैं दुबई से, मोहित बंसल हैं उत्तर प्रदेश से, पप्पू हैं मीरठ से, रविंद्र जी और उनका प्यारा सा बैठा निखिल हैं हरिणगढ़ हरियाणा से, कौशल जी हैं हरदोई से, सरोज और मोहित हैं रायबरेली से, ऋतु ईश्वरी पल्लवी और मंजुलता हैं ओडिशा से, आशिफ हैं अलवर से, जस्सा हैं पंजाब से, रंजीत और प्रीति हैं दिल्ली से, रूपा सरदार हैं कोलकाता से, रामनिवास हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, अहमर खान हैं आजमगढ़ से, सीता हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, शाहीन फातिमा हैं जयपुर से, नितिन चंद हैं उत्तराखंड से, परवीन शिवकुंज खान हैं वाटिका से, त्रिलोकी हैं गाजीपुर से, पापुनी हैं उड़ीसा से, उस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, अंश हैं जयपुर राजस्थान से, वर्षा कुमारी हैं अलीगढ़ यूपी से, ऋतु थापा हैं मेरठ से, फरमान हैं बामनिया से, गोप बंधु हैं ओडिशा से, छोटे लाल हैं बिहार से, बबूल मालाकार हैं गुवाहाटी असम से, सीमा तांती और आरुष हैं मुंबई से, सैयद इकबाल हैं कर्नाटक से,
राधिका हैं झारखंड से, देवी हैं यूके से, नारायण प्रसाद हैं बदलापुर हरियाणा से, साके बन्ना हैं लाहौर पाकिस्तान से, असीम खान हैं अलीगढ़ से, झामरू मोरे हैं महाराष्ट्र से, रोक खान हैं झारखंड से, अमर कुमार हैं दुबई से, परमिंदर कौर हैं पंजाब से, विक्रम धर्मोड़ा हैं गुजरात से, सिकंदर हैं भोपाल से, वर्षा कुमारी हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, महराज फरहान हैं रावलपुरा कश्मीर से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, राजेश्वरी हैं पुणे महाराष्ट्र से, अंकुर हैं मोगालोड़ी से, कल्याणकर नांदेड़ हैं महाराष्ट्र से, अनुज कांगड़ा हैं झुंझुनू राजस्थान से, मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, विक्की सोना हैं धनबाद झारखंड से, अली अहमद हैं लाहौर पाकिस्तान से, परिजत राय हैं असम से, अभिजीत सिंह सैनी हैं अर्षिकेश उत्तराखंड से, राधे श्याम राव हैं गुजरात से, पीयूष सुधार हैं सांचौर राजस्थान से, सलमान पठान हैं आगरा से, तंबाज अर्क हैं रांची झारखंड से, नरेंद्र मलिक हैं सोनीपत से, महबूब खान हैं जयपुर से, सुखदेव लखोत्रा हैं गुजरात से, अर्जुन कुमार हैं सोनिया विहार दिल्ली से, जमीर खान हैं अजमेर राजस्थान से, निशा कंवर हैं सीकर से, मंसूरा हैं यूके से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, जिलेदार विश्वकर्मा हैं जौनपुर से, शनिदेव हैं उत्तर प्रदेश से, तौकीर आलम हैं बरेली से, फकरुद्दीन हैं मेवात से, सोनू जग्गा हैं भरतपुर से, विवेक हैं नेपाल से, शाजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, शिवम पांडे हैं प्रयागराज से, सूरज कुमार हैं आगरा से, गौतम कुमार हैं रामकोला से, भाग्यमान मंडल हैं झारखंड से, मनोज कुमार हैं रोसरा से, धनाजी गायकवाड़ हैं नवी मुंबई से, आमिर खान हैं यूपी से, मोहम्मद सलीम हैं लखनऊ से, इरफान मंसूरी हैं मेघालय से, नीप मुर्मू हैं असम से, प्रवीण हैं जाडोडा से, प्रवेश कुमार हैं उड़ीसा से, हेम कुमार हैं कठपजरा से, जितेंद्र कुमार हैं बरेली से, बलवंत चौहान हैं करौली जिला राजस्थान से, ललित राज हैं किसी गुमनाम जगह से, राजीव दिया तनु और परी हैं मुंबई, तेजवाली खान और मुस्तफा खान हैं इंग्लैंड से, राज मौर्य हैं मुंबई से, सूरज कुमार हैं अलीगढ़ से, शालिनी हैं यूएसए से, दृष्टि हैं बरेली से, प्रिया ईशा और किरण हैं बदलापुर महाराष्ट्र से, माया शर्मा हैं मॉरिशस से, अशोक तिवारी हैं लखनऊ से, उमेश हैं नेपाल से, उमाशंकर हैं सीतामढ़ी से, रोहन नेगी हैं उत्तराखंड से, धर्मवीर कुमार हैं बिहार से, विक्रम हैं नेपाल से, प्रिंस अंश हैं मुरादाबाद से, असलम हैं महाराष्ट्र से, करण हैं आजमगढ़ से, रमेश जाट हैं किशनगढ़ से, शांतिराम हैं असम से, अखिल परमार हैं गुजरात से, पम्मा टेलर हैं बिरामपुर से, आशीष हैं चूरू राजस्थान से, शुभम वर्मा हैं प्रयागराज से, मोनालिशा मिश्रा हैं ओडिशा से, राकेश कुमार हैं पंजाब से, जय कुमार प्रजापति हैं भोपाल से, विवेक गोस्वामी हैं पंजाब से, महेंद्र शर्मा हैं बूंदी राजस्थान से, प्रशांत माटे हैं नागपुर से, दिनेश चौहान हैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, पंख वैष्णव हैं भीलवाड़ा राजस्थान से, जशवंत विबेंद्र हैं बिहार से, राजकुमार बीस्ट हैं काठमांडू नेपाल से, डीके बोरो हैं असम से, परवाकर नाथ हैं उड़ीसा से, अमन आजम हैं बिहार से, प्रिया हैं इंदौर से, हरिओम सैनी हैं राजस्थान से, शरीफ हैं दिल्ली से, शहबाज हैं बेंगलुरु से, निखिल सिंह हैं दिल्ली से, बिट्टू राजपूत और विशाल राजपूत हैं हिमाचल प्रदेश से, सुजीत कुमार हैं गया से, कुंवर प्रताप सिंह हैं ब्यावर राजस्थान से, कणिका दीक्षित हैं हिमाचल प्रदेश से, राजकुमार खाड़िया हैं एमपी से, विकास जोशी हैं काठमांडू नेपाल से, देवेंद्र सिंह हैं अनूपगढ़ राजस्थान से, सलीम मलिक हैं उत्तर प्रदेश से, कीर्ति जाला हैं गुजरात से, राम गुर्जर हैं इंदौर से, नितिन कुमार हैं यूपी से, रोकी हैं दुबई से, रोहित सिंह हैं गोंडा से, अर्शप्रीत सिंह हैं लुधियाना पंजाब से, मुस्कान शेख हैं मुंबई से और सबसे लास्ट में अंश मलिक हैं मुरादाबाद यूपी से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।